नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे, जो है छंदों का वर्गीकरण या छंदों का भेद, हम इसको कह लें। छंद कितने प्रकार के होते हैं और आज हम लोग कुछ प्रमुख छंदों के बारे में भी जानने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों महत्वपूर्ण है, आप बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, यहाँ पे छंदों का वर्गीकरण सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे छंद दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छंद सबसे पहले। हाँ, यहीं लिख देता हूँ छंद। तो ये छंद यहाँ पे मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। और ये जान लीजिए दोस्तों कि ये जो वर्गीकरण मैं आपको बताऊंगा वो आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं। और मैं ऐसा नहीं कहता, तमाम अच्छे चैनल हैं, तमाम अध्यापक हैं, हर अध्यापक बढ़िया होता है, हर कोई अपने आप से बेहतर प्रयास करता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको इस रूप में बताऊंगा कि जो अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, ये क्या बला है, सारी चीज़ें ये आपको यहीं बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा, एक एक करके इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। छंद, यहाँ पे छंद, तो ये छंदों के मुख्यतः जो भेद किए जाते हैं दोस्तों, ये दो भेद किए जाते हैं। पहला होता है जो भेद इसका, वैदिक छंद। और दूसरे प्रकार का जो छंद होता है वो होता है लौकिक छंद। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण है और आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। अब वैदिक छंद के बारे में आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था कि वेदों को हम लोग जानते हैं कि हमारी हिंदू परंपरा में वेदों को अपौरुषीय माना जाता है, यानी इसकी रचना साक्षात ब्रह्म से हुई है, साक्षात ब्रह्मा ने इनकी रचना की। तो जो वैदिक छंद है उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ नहीं कह सकते। जो पिंगल ऋषि थे उन्होंने इन छंदों का आविष्कार किया था, या यूँ कहें कि छंद शास्त्र का इन्होंने आविष्कार किया, उसकी खोज की, उसको लिखा सबसे पहले। तो ये वैदिक छंदों का नहीं है। जो विभाजन हमें देखने के लिए मिलता है वो लौकिक छंदों का मिलता है। और लौकिक छंदों के दोस्तों 3 पार्ट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत आसानी, सामान्य वे में मैं आपको बता देता हूँ। 3 पार्ट होते हैं। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद, और तीसरा होता है मुक्त छंद। अब ये 3 इनके पार्ट किए जाते हैं लौकिक छंदों के। अब इसमें देख लीजिए, वर्णिक छंदों के अंतर्गत भी विभाजन है और यही हम लोग कंफ्यूज होते हैं। अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, विषम मात्रिक, यही चीज़ें हम लोग नहीं समझ पाते हैं और वो दिक्कत होती है। जो वर्णिक छंद होते हैं, यहीं पे एक एक लाइन में बताते भी चलता हूँ आपको। जो वर्णिक छंद हैं इसमें वर्णों की संख्या समान होती है और मात्राओं की संख्या पे ध्यान इसमें नहीं दिया जाता है। मात्राओं का इसमें कोई मतलब नहीं होता। जो मात्रिक छंद होते हैं इसमें वर्णों की संख्या असमान होती है, लेकिन मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा जाता है। उसका एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित उनकी संख्या होती है। तो समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। ये फिर से विभाजित हो जाते हैं 3 पार्ट में दोस्तों, यही महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा आप लोग। ये 3 पार्ट में विभाजित हो जाते हैं और ये भी इसी तरह से 3 पार्ट में ये भी विभाजित हो जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, समवर्णिक छंद आ गए, आप लोग बढ़ा लीजिएगा। विषम वर्णिक, विषम वर्णिक छंद आगे आप लोग। और ये होता है अर्ध समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक। पहले इसको समझ लेते हैं। समवर्णिक यानी प्रत्येक चरण में मात्राओं की वर्णों की संख्या समान होगी। समवर्णिक हो गया, नाम से ही स्पष्ट है, तो एक लाइन में ये हो गया। और इसी तरह से विषमवर्णिक यानी हर चरण में वर्णों की संख्या असमान होगी, कोई उसका निश्चित क्रम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये भी समझ गए होंगे। और इसके बाद अर्ध समवर्णिक यानी आधे चरणों में तो वर्णों की संख्या समान होगी, लेकिन बाकी चरणों में वो असमान हो जाएगी। तो समझ गए होंगे। जो मात्रिक छंदों का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और प्रश्न मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 90% प्रश्न आपको इसी भाग से मिलेंगे। तो मात्रिक छंद भी 3 बिल्कुल इसी तरह से विभाजित होते हैं। सममात्रिक, सममात्रिक छंद आगे आप लोग बढ़ा लीजिएगा, विषम मात्रिक
और फिर इसके बाद अर्ध सममात्रिक, यहाँ भी उसी तरह से है बिल्कुल, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक। देख लीजिए यहाँ सममात्रिक यानी प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान मिलेगी आपको। जैसे चौपाई है तो इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आप किताब पढ़ेंगे तो और आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसी तरह से विषम मात्रिक, इसमें मात्राओं की प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या दोस्तों असमान होगी। अर्ध सममात्रिक है तो आधे चरणों में तो मात्राओं की संख्या समान होगी, लेकिन आधे चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होगी। तो समझ गए होंगे, मैं नहीं समझता कि आपको कोई दिक्कत होगी। जैसे दोहा, सोठा, रोला, ये सब अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें भी विभाजन है दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि साधारण छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, दंडक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। जो समवर्णिक है ये अगेन 2 पार्ट में ये विभाजित होगा, और सममात्रिक भी उसी तरह से अगेन 2 पार्ट में ये विभाजित होगा। तो इसमें होता है साधारण 26 मात्रा तक इसमें होता है, तो साधारण छंद होता है। और दंडक ड होता है, दंडक ये 26 मात्रा से अधिक होता है, से अधिक समझ लीजिएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें तो आपको समझने में, बाद में भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से इसके भी सममात्रिक छंद का भी वही पाठ है दोस्तों, साधारण। अंतर क्या है आपको मैं यहीं दिखा देता हूं, और दंडक। तो साधारण में कलर चेंज कर देता हूं, 32 मात्रा तक आती है, इसमें 32 मात्रा तक है तो साधारण है। और 32 मात्रा से अधिक हो जाता है, 32 से अधिक हो जाता है तो वो दंडक हो जाएगा, वो दंडक छंद के अंतर्गत वो आएगा। तो इनके बारे में समझा दोस्तों। अब यहाँ पे एक तीसरा पार्ट है मुक्त छंद, इसको अलग से देख लेते हैं। इसमें कहीं न कहीं हमने देखा कि इसमें कहीं किसी चरण में मात्राओं की संख्या समान है, किसी चरण में मात्राओं की संख्या बिल्कुल बराबर है, लेकिन यहाँ पे वर्णिक और मात्रिक दोनों में हम लोग देखेंगे कि इसमें वर्णों और मात्राओं का कोई निश्चित क्रम देखने के लिए नहीं मिलता है। और इसके नाम से भी स्पष्ट है कि ये मुक्त होते हैं, यानी वर्णों और मात्राओं का जो नियम है एक तरह से कहें, उनसे ये मुक्त होते हैं। इनमें कोई इस तरह का तारतम्यता देखने के लिए नहीं मिलेगी आपको। तो आप समझ गए होंगे। एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज करा देता हूँ आपको, देख लीजिए। छंद सबसे पहले 2 प्रकार के होते हैं, 2 मुख्य पार्ट हैं इसके, वैदिक छंद और लौकिक छंद। और वैदिक छंदों के बारे में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये अपौरुषीय होते हैं, इसकी रचना साक्षात ब्रह्म ने की, तो इनके पाठ के बारे में हमें नहीं पता, ये भगवान द्वारा रचित है। लेकिन लौकिक छंद जो हम लोग पढ़ते हैं साधारण जीवन में, या ये कहें कि स्थूल जीवन में हम लोग देखते हैं जो कुछ, ये यहाँ पे है। और ये 3 पार्ट में विभाजित होता है दोस्तों, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। वर्णिक छंदों के अंतर्गत समवर्णिक, विषम वर्णिक, अर्ध समवर्णिक। इसी तरह से मात्रिक छंदों में सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक। और फिर इसके बाद दोनों के सम में साधारण और दंडक, इसका 26 या 26 से अधिक, 26 वर्ड तक है तो साधारण, या 26 वर्ड से अधिक हो जाते हैं तो वो दंडक छंद बन जाएगा। इसी प्रकार से मात्राओं के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझी होंगी, और मुझे नहीं लगता कि इनको जानने के बाद आपको छंदों के वर्गीकरण में कोई दिक्कत आएगी, या कोई भी छंद पढ़ेंगे तो आप इसको बता देंगे कि ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है, किस प्रकार के अंतर्गत आता है। अब चलिए कुछ प्रमुख छंदों के बारे में देख लेते हैं। और ये वो छंद होंगे दोस्तों जो परीक्षाओं में 90% परीक्षाओं में यही छंद आते हैं, या तो पहचान से पूछ ले या फिर आपको उनकी मात्रा पूछ ले, इसी तरह से घुमा फिरा के मिलेंगे। तो चलिए छंदों को देखते हैं, इसे साफ करते हैं ज़रा। दोस्तों वर्गीकरण देखा हमने, वर्गीकरण हमने समझा कि छंद कितने प्रकार के होते हैं और उनका भेद जो है किस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रमुख छंदों के बारे में लिखा हुआ है पहले से ही, और उदाहरण सहित मात्राओं की गणना सहित मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि यदि इन छंदों से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में तो आप इन्हें कैसे पहचानेंगे। और आप ये मान लीजिए कि
ये आपकी जानकारी की चीज़ है कि मैक्सिमम प्रश्न जो आप यूँ कह लीजिए कि 80% जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं 4 छंदों से बनते हैं, मात्रिक छंदों से। वर्णिक छंदों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये छंद उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी हमें जानकारी रखनी है, लेकिन सरसरी निगाह से बस जानकारी भर रखनी है। बाकी आपको ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं से मिलेंगे। या तो आपसे ये कुछ लाइनें दे दी जाएंगी और छंद का नाम पूछ लिया जाएगा, यानी इनकी पहचान के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर यही आपसे पूछा जा सकता है कि दोहा, सोरठा, चौपाई या रोला में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो प्रश्नों की एक सामान्य सी प्रकृति मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने मॉडल पेपर देखा होगा तो आपको समझ में भी आएगा कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं इन छंदों के, बहुत जल्दी जल्दी मैं करूंगा और मैं आपको यहाँ मात्राओं को गिन के भी बताऊंगा। मात्राओं को गिनते हुए हम लोग इन छंदों को समझेंगे। और दोस्तों मैं यहीं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यदि आप मात्राएं गिनना सीख जाते हैं तो फिर और कुछ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है छंदों के ऊपर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला मैंने लिखा है दोस्तों दोहा। पहला जो छंद लिखा है दोहा। तो वर्गीकरण में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिन छंदों में उनकी सारे चरणों में मात्राओं की संख्या समान है वो सममात्रिक छंद के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन जिनके आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान है, जिनके आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान है वो अर्ध सममात्रिक में आ जाएंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये एक उदाहरण मैंने लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। अब हम मात्राओं की गणना कर लेते हैं और इसके लिए मैं लाल पेन का प्रयोग करता हूं कि ताकि हम लोग आसानी से मात्राओं की गणना कर सकें। और इन छंदों में, मात्रिक छंदों में हम कहें कि मात्राओं की गणना ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, क्योंकि जो भी इनके बारे में तथ्य आपको याद करने होंगे वो मैक्सिमम आपको मात्राओं से ही संबंधित होंगी। कुछ और चीज़ें तो हम लोग देखते चलेंगे। यहाँ पे पहले मात्राएं लगाते हैं और इसके बाद मैं उन्हीं मात्राओं के आधार पे आपको उसके बारे में बताऊंगा। जैसे मेरी है, यहाँ गुरु हो जाएगा, गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु और गुरु। गिन लीजिए आप इनको, देख लीजिए 2, 2, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 11 और 2, 13। तो 13 मात्रा आ गई। अभी मैं इस लाइन को भी गिन लेता हूँ, इसके बाद इस छंद की जो परिभाषा होगी तो उसके बारे में हम लोग स्वतः ही जान जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई चीज़ आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको गिन लेते हैं। तो ये हो जाएगा गुरु, 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 लघु, लघु, गुरु और लघु। इनको गिन लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 2, 10 और 1, 11। ये 11 हो गए। अब आप देख लीजिए, अब यहाँ पे कहना क्या है कि दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में, इसको भी गिन लेते हैं। ये इसका पहला चरण हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा ये चरण है। और ये जैसा कि इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि ये यति है। इसको भी गिन लेते हैं। सारी मात्राएं मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ इसकी। जैसे ये गुरु हो गया, लघु, लघु, गुरु, ये हो जाएगा गुरु होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये गुरु क्यों हो रहा है। यदि ये पाई नहीं होती, इस चीज़ को आप जान लीजिए, पाई का मतलब यदि आ की मात्रा इस पर नहीं लगी होती तो ये अनुनासिक है। और अनुनासिक मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, इसके पार्ट 1 में, कि अनुनासिक लघु होता है। लेकिन चूंकि इस पे आ की मात्रा लगी हुई है, गुरु वर्ण लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, दीर्घ स्वर, तो यहाँ ये 2 मात्रा होगी इसकी, यानी कि ये गुरु होगा। और ये भी गुरु होगा, ये लघु और ये गुरु। इसको भी गिन लीजिए। तो 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 और 2, 13। तो ये 13 हो गए। इसको भी गिन के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे गुरु वर्ण होगा। यहाँ समझने वाली चीज़ है दोस्तों, इसको या तो आप इस रूप में लिख सकते हैं हम, जैसा कि आप देख लीजिए, ये आधा स या हलंत स, इसके अंतर्गत स्वर नहीं लगा होता है। इसके अंतर्गत आप देख लीजिए, इसके अंतर्गत स्वर नहीं लगा है। स्वर नहीं लगने का मतलब, यदि इस रूप में स को हम लिखते तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि यहाँ पे स्वर लगा हुआ है। लेकिन यदि, क्योंकि इसको यदि हम लोग लिखते हैं तो इसमें स प्लस अ ये दोनों हैं, तब ये इस रूप में लिखा जाएगा। ये
इसको यदि हम हलंत कर देते हैं, इसका मतलब उसमें से हमने अ को हटा दिया है। तो यहाँ पे चूँकि स्वर नहीं है इसलिए इसको हम वर्ण मानेंगे ही नहीं, इसकी मात्रा मानेंगे ही। लेकिन यदि यही हलंत वर्ण आ जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, चीज़ों जो कन्फ्यूज़न है उनको दूर करना ज़रूरी है। जैसे कि हम राजन लिखते हैं, राजन लिख देते हैं, यहाँ देखिए ये हलंत होता है, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। तो हलंत का ये इसकी कोई मात्रा नहीं लगेगी, लेकिन ये गुरु हो जाएगा दोस्तों, यानी हलंत का पूर्ववर्ती वर्ण जो होता है वो गुरु हो जाता है। उसी तरह से संयुक्त वर्ण जो होते हैं उनका भी पूर्ववर्ती वर्ण गुरु हो जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और इन मात्राओं के बारे में काफ़ी डिटेल मैंने इसके पार्ट 1 में बताया है, तो आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, फिलहाल मात्राएँ गिनते हैं। तो यहाँ 2 मात्रा हो गई, यहाँ 1 हो गया, फिर इसके बाद ये लघु हो जाएगा, लघु 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 लघु, ये गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा। गिन लीजिए कितना होता है, 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11। अब दोहे की परिभाषा हम लोग देते हैं, यहाँ पे ये 11 हो गए। दोहे की परिभाषा आप देते हैं, मतलब दोहा छंद में इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में, ये मिटा देता हूं दोस्तों, ये हमें समझने में आसानी रहेगी। दूसरे और चौथे चरण में आप देख लीजिए 11 मात्राएं होती हैं। तो यही चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है कि मात्राएं हम किस प्रकार से लगाएं। मात्राओं के बारे में मैंने कहा कि आपको मैं बता चुका हूं, वहां जाके देख लीजिए। यहाँ भी मैक्सिमम चीज़ें आपकी आएंगी, आप घबराइएगा नहीं, यहाँ भी आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और एक चीज़ यहाँ पे दोहे के बारे में मैं कहता हूँ, एक चीज़ जान लीजिए कि दूसरे और चौथे चरण का तुक मिलता है। यहाँ देख लीजिए, ये दूसरा, इस पेन से करता हूँ तो शायद ये ज़्यादा हाईलाइट हो। ये दूसरे और चौथे चरण का तुक मिलेगा। देखिए यहाँ सोई है तो यहाँ होई है। तो दोहे के बारे में क्या हमने जाना कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण का तुक मिलता है। तो बस इतनी चीज़ें आप जान जाते हैं, और इससे संबंधित यानी दोहे से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको इसको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि आपको यह समझ में आ गया। आगे आते हैं, और यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा हुआ है सोरठा। ये भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देखिए, और मैं आपको ये सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें भी पहले मैं मात्रा लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि जो दोहा होता है, जो सोरठा होता है, वो दोहे का उल्टा होता है। यानी इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ देख लीजिए, मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। लघु 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 लघु, गुरु लघु लघु गुरु लघु। गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 और 11। देखिए इसके प्रथम चरण में 11 मात्रा हो गई। सारे चरणों की जल्दी जल्दी मैं गिन के दिखा देता हूँ आपको। गुरु लघु 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 गुरु गुरु, और ये हो जाएगा लघु, ये भी लघु हो जाएगा, ये भी लघु हो जाएगा। गिन लेते हैं इसको, 2 3 4 5 6 2 8 2 10 11 12 और 13 सारे चरणों की मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। कर्म, अब ये देख लीजिए, यहाँ पे ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संयुक्त वर्ण है। यही चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखने वाली होती है दोस्तों। यहाँ फिर से ये लघु हो जाएगा, लघु लघु गुरु गुरु और लघु। गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 2 8 2 10 और 1 11। यहाँ पे इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा गुरु लघु 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 होगा, लघु लघु लघु, ये गुरु हो जाएगा। अनुस्वार है, हम जानते हैं कि ये गुरु होता है, लघु लघु। गिन लीजिए इसको भी, तो 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 3 13। तो अब देख लीजिए, हमने पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये दोहे का उल्टा होता है। यानी दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13, इसके पहले और तीसरे चरण में 11, जैसा कि आप देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 11 मात्राएं हैं, और
दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो बस इतनी ही चीज़ें समझने वाली है दोस्तों। यदि इनको हम समझते रहते हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी चीज़ें भी यदि हम जान लेते हैं, मात्राएं गिनना जान लेते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तीसरा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी भी मात्राएं मैं गिन के दिखा दे रहा हूँ। चौपाई हम सभी जानते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ये, हाँ, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और यह एक सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है दोस्तों। सममात्रिक, अब यही मैं आपको बता देता हूँ, पीछे भी बता के आया हूँ मैं आपको। सममात्रिक छंद है ये, सममात्रिक, ये सममात्रिक छंद है। क्यों सममात्रिक छंद है? हम लोगों ने देखा था पीछे कि इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। समान कितनी होती है? 16 होती है। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। अब मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ इसकी मात्राएं आपको। तो देख लीजिए, यहाँ ऊपर का मैं नीचे ही गिन रहा हूँ, ऊपर जगह कम लग रही है। तो गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु। गिन लीजिए इसको कितनी होती है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 14 और 2 16। तो यहाँ 16 हो गई। इसके प्रत्येक चरण में आपको 16-16 मात्राएं मिलेगी। कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, आराम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। देख लीजिए, ये लघु, 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 इसके बाद इसको भी देख लेते हैं। लघु, यहाँ सुभाष होना चाहिए था, सुभाष सरस अनुरागा। ये चौपाई है दोस्तों, तुलसीदास जी की है। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, बंदम गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो लगा देता हूँ मात्रा, देख लीजिए, ये गुरु हो जाएगा। लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, गुरु। गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 4 16। तो यहाँ भी 16 हो गई। आगे के भी आप गिनेंगे दोस्तों तो आपको 16-16 मात्राएं ही मिलेंगी। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप मात्राएं खुद से लगाइए। पसीना थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि फैन बहुत तेज़ कर देने में दिक्कत थोड़ी सी होती है, क्योंकि साउंड क्वालिटी भी ध्यान में रखनी होती है कि चीज़ें आपको अच्छी तरह से सुनाई पड़े। जब सही से सुनाई पड़ेंगी तभी आपको समझ में भी आएगा। तो थोड़ा सा कष्ट मैं अपने उठा लेना सही समझता हूँ, आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, मेरे अंदर ये भावना रहती है दोस्तों। तो समझ गए होंगे। इसकी मात्राएँ आप गिनिए, और भी तमाम चौपाइयाँ हैं उनको लेके आप मात्राएँ गिनिए, तो आपको वो उन चीज़ों का अभ्यास होगा। जब आप खुद से मात्राएं गिनेंगे तो आपको उन चीज़ों का अभ्यास होगा। और कहीं दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। आपका जो भी आपकी कन्फ्यूज़न होगी, आपका जो भी संदेह होगा, जिज्ञासाएं होगी, मैं उसको शांत करूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये रोला चौथा है, प्रमुख छंद है ये भी दोस्तों, और ये भी बिल्कुल आपको सोरठा की तरह ही मिलेगा। ये सोरठा यदि आप जान जाते हैं तो रोला भी समझ जाएंगे। और दोहा और सोरठा को समझने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें कभी कभी हो जाती है, तो दोहा का देख लीजिए, पहला ही जो वर्ड है वो गुरु है। तो यहाँ पे आप पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं लगा लीजिए। इसी तरह से सोरठा है तो देख लीजिए, इसमें एक लघु वर्ड है, तो इससे समझ लीजिए कि इसके पहला और तीसरा चरण जो होगा वो 11-11 मात्राओं का होगा। यहाँ पे दोनों गुरु हैं, यानी इसका पहला चरण जो स्टार्ट होगा वो 13 मात्राओं से स्टार्ट होगा, अधिक मात्राओं से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से कुछ आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, ट्रिक लगा के। मैंने आपको बता दिया जिस तरह से मैंने याद किया था इसको। यहाँ रोला आ गया, रोले पे आते हैं हम लोग। बिल्कुल सोरठा की तरह आपको मिलेगा। जैसे सोरठा है तो सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये भी दोहे का उल्टा ही होता है, यानी सोरठे की तरह होता है। यहाँ उदाहरण पढ़ता हूँ मैं। बाहर आया माल, सेठ ने जो था चापा, बंद जेल में हुए दवाबिन मिटा मुटापा। तो देख लीजिए, यहाँ पे मात्राएं मैं गिन देता हूँ। मात्राएं आप लगाना जान गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए, गुरु, लघु, लघु, गुरु, 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 लघु। गिन लीजिए इसको। 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1 11। ये हो गया। इसमें 13 होगा, इसमें 13 होना चाहिए। गिन लेते हैं फिलहाल। ये
गुरु, लघु, गुरु, 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 ये गुरु होगा और ये भी गुरु होगा। 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13। तो ये आगे वाला भी आप गिनेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इस तरह के जो छंद हैं आप इनको लिख के तरह तरह के उदाहरण आप लाइए किताबों से और उनको लिख के आप मात्राओं की गणना कीजिए और आप कोरिलेट कीजिए कि किस छंद में मात्राएं किस तरह से लगती हैं, किस छंद में मात्राएं किस तरह से लग रही हैं और वो कौन सा छंद है। तो इन 4 छंदों के बारे में मैंने आपको बता दिया, मात्राएं गिन के दिखा दिया। अब आपका काम बचता है कि आप किताबें उठाइए और वहाँ से मात्राएं गिनने का अभ्यास कीजिए और इसके लक्षण को पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप जितना ये चीज़ करेंगे दोस्तों आपको फायदा होगा। बाकी जो भी कन्फ्यूज़न होगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी के लिए अंत में आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हिंदी के लगभग पूरे पाठ्यक्रम पे मगन ट्यूटोरियल्स पे वीडियोज़ उपलब्ध हैं, अपलोडेड हैं। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ आई बटन पे भी मैं मैक्सिमम वीडियोज़ का लिंक डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है और हमें और अच्छे और प्रभावी प्रामाणिक कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।